हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विलेज आईएएस। आज हम संविधान सीखने के क्रम में प्रस्तावना देखेंगे। आज हम देखेंगे कि भारत का संविधान और उसकी प्रस्तावना क्या है। पहली बात तो प्रस्तावना पढ़ते समय हम दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात कि जो वन लाइनर एग्ज़ाम है और यूपीएससी और पीएससी, इन दो चीज़ों को लेके हम अलग अलग देखेंगे। वन लाइनर एग्ज़ाम में सीधा सवाल पूछता है कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये सबको क्रम में पूछ लेता है कि किस क्रम में आए हुए हैं। जैसे ये हमारा संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है। ये क्या है? प्रस्तावना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीएम्बल, ठीक है। अब वो पूछ लेगा सीधा कि कितने तरह के न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है। तो आप देखोगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक। फिर वो ये पूछ लेता है कभी कभी कि इनका क्रम बताइए। ये दे देगा न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इनको अलग अलग दे देगा। लिख देगा बंधुता पहले लिख देगा, ठीक है, फिर न्याय लिख देगा, फिर समता लिख देगा, फिर स्वतंत्रता लिख देगा। अब एग्जामिनर ये पूछता है कि इनको सही क्रम में लगाइए जिस क्रम में ये प्रस्तावना में आए हुए हैं। तो ये तो बात हो गई वन लाइनर की। जब हम पीसीएस और यूपीएससी की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पे हमें एक मौलिक समझ हमारी विकसित होनी चाहिए। जैसे प्रस्तावना क्या है, ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, क्या यह परिवर्तनीय है। अच्छा, एक चीज़ शब्द है परिवर्तनीय, इसको याद रखिएगा। इसका सिंपल सा अर्थ होता है जिसे न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सके। अब आपको पता है संविधान में भाग 3 में, अगर पता नहीं है तो आगे पता चल जाएगा, फंडामेंटल राइट है, ठीक। अगर यह फंडामेंटल राइट किसी का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। लेकिन अगर किसी की भावना आहत हो प्रस्तावना से लेके, तो क्या वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो जवाब है इसका नहीं, ठीक। तो यह परिवर्तनीय नहीं है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, केवल फंडामेंटल राइट है जो परिवर्तनीय है, ठीक है, अगर इनफोर्सेबल आएगा तो, ठीक। अब बात आई कि हम क्या ये संसद इसमें संशोधन कर सकती है? तो जरूर, हाँ, संशोधन कर सकती है संसद इसमें। एक चीज़ और याद रखिएगा, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, बशर्ते वह बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन न कर रही हो। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जब हम आगे संविधान पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक ढांचा, ठीक है। संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन ना हो रहा हो तब तक वो कर सकती है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे संविधान में कि हमारे संविधान में हम भारत के लोग, पहली लाइन है हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि भारत का जो संविधान है, संविधान का जो सोर्स है, स्रोत वो क्या है? भारत की जनता है, तभी तो ये शब्द आया है हम भारत के लोग। यानी कि संविधान का कोई पूछे कि संविधान का सोर्स क्या है, संविधान की ताकत किसमें निहित है, तो हम किसमें है? हम भारत के लोग में, ठीक। दूसरा शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको एक शब्द आता है अंग्रेजी में, ये शब्द आता है सॉवरेन। क्या बोलते हैं इसको? सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु। अब इसका भी अर्थ आप समझ लो आज, ठीक। संप्रभु का मतलब होता है कि भारत
अपने आंतरिक और विदेशी संबंधी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत रखता है। इसका मतलब हुआ कि भारत कोई भी आंतरिक और विदेशी हस्तक्षेप अपने मामले में स्वीकार नहीं करेगा, उसके पास इतनी ताकत है। वह किसी भी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, ठीक है, सॉवरेन है, संप्रभु है, ठीक है। दूसरा शब्द है समाजवादी, ठीक। समाजवाद का मतलब क्या हुआ? समाजवाद एक चीज़, एक शब्द है, ये विचारधारा है, ये समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवाद एक विचारधारा है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये आएगा, थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। समाजवाद, साम्यवाद, ठीक। साम्यवाद, साम्यवाद में क्या है कि जो संसाधन है, देश के संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उसमें समाज का हक है। निजी संपत्ति का उन्मूलन है, ठीक है। निजी संपत्ति नहीं होगी, जैसे आपके पास घर है, फ्लैट है, तो सरकार दे देगी आपको, आप अपना घर का रजिस्ट्री वगैरह नहीं करा पाएंगे, जमीन उमीन नहीं खरीद पाएंगे, समाज की संपत्ति है वो, ठीक है। तो आगे जब विचारधारा पढ़ेंगे तो ये मोटा मोटी बता रहा हूँ भारत का समाजवाद, लेकिन वैसा समाजवाद नहीं है। भारत के समाजवाद में निजी संपत्ति की भी अवधारणा है और सामाजिक संपत्ति की भी अवधारणा है, ठीक है। जैसे पहले आप देखेंगे कि भारत में 1951 1991 यानी कि आर्थिक सुधार से पहले, 1991 से पहले भारत में बहुत सारी कंपनियां सरकारी होती थी। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, ठीक। समाजवादी जो साम्यवादी कंट्रियां हैं वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन वगैरह नहीं होता है। सैद्धांतिक रूप बता रहा हूँ, हालांकि आजकल तो हर जगह हो रहा है, ठीक है। तो आप पढ़ते होंगे पूंजीवाद, समाजवाद, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन सबको आगे हम देख लेंगे, ठीक है। बहरहाल अभी हम देखेंगे पंथ निरपेक्ष क्या है। ये पंथ निरपेक्ष जो है, ये इस पर बहुत डिबेट है, याद रखिएगा इस शब्द को, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक। अब दो संविधान में इसके लिए अंग्रेजी शब्द है सेकुलर, क्या है? सेकुलर, ठीक है, सेकुलर है, इसी है, ठीक है, सेकुलर। अब दो चीजें आती हैं, एक धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, और एक पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। संविधान ने सेकुलर का हिंदी अनुवाद इसे माना है, ठीक। कई किताबों में धर्मनिरपेक्ष लिखा रहता है, सैद्धांतिक रूप में तो बहुत गलत नहीं होगा, व्यवहारिक रूप में, लेकिन सैद्धांतिक रूप में थोड़ी सी गलती हो जाएगी। अगर दो ऑप्शन हो, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, तो आपको पंथ निरपेक्ष आंसर लगाना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी, ठीक। अब इसमें डिबेट क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट है, इसको हम देखते हैं। तो देखने से पहले हमें दो तीन चीज़ें समझनी चाहिए। क्या समझेंगे? एक मिनट, थोड़ा इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब आप देखिए, तीन तरह के शासन है। पहला, जैसे साम्यवादी देश की मैं बात कर रहा था, साम्यवादी या कम्युनिस्ट देश बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या है कि राज्य का मतलब होता है देश, याद रखिएगा, स्टेट को बोलते हैं देश। संविधान में स्टेट को लेके देश की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टेट का मतलब है एमपी, यूपी, तेलंगाना, इस टाइप का नहीं है। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक, कोई धर्म नहीं। साथ में व्यक्ति भी कोई धर्म नहीं मान पाएगा, कोई व्यक्ति भी धर्म की उपासना नहीं कर पाएगा। बात समझ गए? तो एक तो ये मोड हो गया जो साम्यवादी देश का मॉडल है, ठीक है। अब रही बात दूसरी। अब एक है धर्मतंत्र। धर्मतंत्र में क्या है, जैसे वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी रोम में है, छोटा सा देश है वेटिकन सिटी। यहाँ पे धर्मतंत्र है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे अपने यहाँ रामायण है, महाभारत है, धार्मिक पुस्तकें, बाइबल है, कुरान है, तो जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसी के, वही संविधान है वहाँ का, उसी के आधार पर शासन चलेगा, ठीक। इसको बोलते हैं धर्मतंत्री शासन, ठीक। एक दो चीज़ें हो गई, एक तो साम्यवाद, एक धर्मतंत्र। तीसरी एक और चीज़ है कि जहाँ संविधान लागू है, लेकिन उस देश ने अपने देश का
धर्म घोषित कर दिया है। जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में संविधान तो है, पाकिस्तान में संविधान तो है, लेकिन उस राज्य का मतलब देश, धर्म है, ठीक है, राज्य का एक धर्म है। क्या, कौन सा धर्म है? इस्लाम, इस्लामिक कंट्री है। अब आश्चर्य की बात है कि भारत में ये तीनों चीजें ही नहीं है, भारत में ये तीनों चीजें ही नहीं है। तो भारत में धर्मपंथ निरपेक्ष कैसे हुआ? क्या भारत का अपना धर्म है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में भारत में भारत में राज्य मतलब देश, ठीक। भारत में किस क्या स्थिति है? भारत में राज्य मतलब देश का अपना धर्म तो नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक। बट व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्थाओं को मान सकता है और व्यापक तरीके से मान सकता है। बात समझे? तो भारत किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों के साथ सुसंगत है, ठीक है। राजकीय धर्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे अब ये बात आप बोलोगे कि इस्लामिक कंट्री में भी, इस्लामिक कंट्री में क्या है कि इस्लाम के लोग ही अपने धर्म के उल्लंघन पे, यानी इस्लामिक कोई कानून का उल्लंघन हो गया तो सीधे न्यायालय जा सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि भारत ने अपना कोई धर्म अभी तक घोषित नहीं किया है, लेकिन व्यक्ति अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पालन कर सकता है, ठीक है। अब आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को और भी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा डिबेटेबल इशू होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमको क्योंकि संविधान की प्रस्तावना पढ़नी है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा थोड़ा इसको देख रहे हैं। आगे जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो व्याख्या के क्रम में हम देखेंगे कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आ गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसको बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत तो पड़ेगी नहीं कि भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक, ठीक है, यानी कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, भारत में डायरेक्ट इलेक्शन तो होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, लेकिन लोकतंत्र डायरेक्ट नहीं है। अगर सवाल आ जाए कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो आंसर होगा इसका नहीं, भारत प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, लेकिन लोकतंत्र भारत में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, सवाल आ जाएगा और आप फंस जाएंगे। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि प्रतिनिधि शासन। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि शासन। इसको अगर ये सवाल कहीं पूछ ले, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप याद रखिएगा। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, याद रखना इस चीज को। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है, निर्वाचन तो प्रत्यक्ष है, यानी कि सांसद को हमने चुन लिया और ये वो। लेकिन जरा आप देखिएगा कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है। ये यहाँ भी थोड़ा सा मैं बता दूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे और उसके बाद गलत करके आ जाएंगे, और गलत करके आ जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम में नंबर कट जाएंगे, फिर वो आप लोगों को लगेगा कि हमने सही किया था और हमें नंबर भी नहीं मिले, हमारे साथ अन्याय हो गया, और ये सब चीज़ें हो जाएंगी फिर, है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब सीधा सा मतलब है कि जहाँ कानून जनता बनाए, ठीक, या जनता से पूछ के बनाया जाए। सीधा जैसे कोई कानून बनना है और वो मेरे पास आएगा, मेरे घर पे आएगा कि भैया ये कानून बनना है, आप इस पे साइन कर दो, है ना, इस तरह से। तो अब भारत इतना बड़ा है कि सब जगह तो कानून का पर्चा भिजवाया नहीं जा सकता कि ये देखो बिल है, इसको पास करना है। तो भारत में हम लोग क्या करते हैं, सांसद चुन लेते हैं। सांसद कहाँ पहुँच जाता है? संसद में वो हमारी आवाज़ रखता है कि भैया ये कानून बनना है, ठीक है।
कानून बनना है। और वही हाँ ना कह के जो 545 लोग आपके लोकसभा में हैं और 245 लोग यहाँ पे हैं राज्यसभा में हैं, ठीक है। तो यही लोग मिलके चुन लेते हैं। तो जनता कहाँ है? जनता यहाँ है। कानून को बना दिया, ये सांसदों ने बना दिया, लेकिन जनता ने इनको चुना था। इसीलिए ये कानून सीधा जनता ने नहीं बनाया, इसके माध्यम से आया। आप बात समझ रहे हैं? इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र कैसा है? अप्रत्यक्ष। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, अन्यथा गलत होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। ठीक, अब एक चीज और याद रख लीजिए, एक है गणतंत्रात्मक, ठीक है। क्या है? गणराज्य, ठीक। गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या हुआ? अब इसको भी आप देख लो, ठीक। गणराज्य का मतलब हुआ, गणराज्य मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिपब्लिक, रिपब्लिक, ठीक। गणराज्य का मतलब हुआ कि आपका राज्याध्यक्ष, राज्याध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। अब यह स्टेट मतलब क्या हुआ? देश, यानी भारत के संदर्भ में क्या हुआ? राष्ट्रपति। तो गणराज्य का मतलब ये होता है सिंपल सा कि जहां का राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, हमारे, मैं अपने संदर्भ में कह रहा हूं कि राष्ट्रपति, जहां का राज्याध्यक्ष जो हो वंशानुगत ना हो, यानी कि कोई राजा रानी ना हो, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, निर्वाचित होना चाहिए। जहां भी आप देखेंगे कि हेड ऑफ द स्टेट निर्वाचित है, वहां आप समझ लेना कि वहां पे रिपब्लिक है। अब इस संदर्भ में एक बड़ी विशिष्ट स्थिति है। अब आप ब्रिटेन को ले लीजिए, अब आप ब्रिटेन को ले लीजिए। ब्रिटेन में राज्याध्यक्ष कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है ब्रिटेन में? यूके में महारानी, अभी जो इनका देहांत हुआ है, ठीक है। तो सवाल आ जाएगा कि ये रिपब्लिक है कि नहीं है? रिपब्लिक नहीं है। यूके क्या है? रिपब्लिक नहीं है। भारत जबकि रिपब्लिक है, जबकि यहाँ पे संविधान शुरुआत से ही लागू है। लेकिन बड़े इत्तेफाक की बात है कि ये आज तक रिपब्लिक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का जो राज्याध्यक्ष है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो क्या है? वो वंशानुगत है, वंशानुगत है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात और जो कि फैक्चुअल है। फैक्चुअल क्या है? कई लोग ये तिथि याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949, इसको बोलते हैं संविधान दिवस, संविधान दिवस, ठीक है। कई लोग 26 जनवरी मार देते हैं, वो गणतंत्र दिवस है। क्या है? गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब क्या है? जिस दिन से आपका राज्याध्यक्ष निर्वाचित होने लगा, उस दिन से आपका भारत गणतंत्र हो गया। समझ गए? जिस दिन से संविधान लागू हो गया उसको बोलते हैं संविधान दिवस। ये है गणतंत्र दिवस। ये इसका मतलब हुआ कि 26 जनवरी 1950 के बाद आपका जो राष्ट्रपति है वो क्या हो गया? निर्वाचित हो गया। वो अलग बात है कि प्रत्यक्ष रूप से हुआ या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, लेकिन वंशानुगत नहीं रह गया। बात समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस, ये दो चीज़ों को लेके हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति आपकी ना रहे, ठीक है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। गणतंत्र लागू हुआ। और एक दो तीन चीज़ याद रखिएगा। क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो हमारा ये समाजवादी है, ये पंथ निरपेक्ष है, और यहाँ पे होगा एकता और अखंडता। ये तीन चीज़ें, ये सवाल आता है और आएगा ही आएगा। ये तीन चीज़ें जो है ये मूल प्रस्तावना में नहीं थी। तो फिर कब आई? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 100 बार तो मैंने खुद ही देखा है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता, ये तीन चीज़ें मूल संविधान में प्रस्तावना में नहीं थी। ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आई, ठीक है, ठीक है।
अब इसके बाद आगे की डिस्कशन में कुछ और प्रस्तावना के पॉइंट्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलेज IAS।